हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय श्री फिजिक्स। स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने लेंस में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, लेंस में क्या क्या एरर हो सकता है, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे आपके सामने ये एक लेंस है। अब अगर ये लेंस अपने सामने स्थित ऑब्जेक्ट का क्लियर और शार्प इमेज नहीं बना पाता है, अर्थात किसी एक पॉइंट पर इसको फोकस्ड नहीं कर पाता है, तो इस लेंस में निश्चित रूप से कोई कमी है, कोई एरर है। और लेंस की इस कमी को हम एब्रेशन बोलते हैं। यह एब्रेशन बहुत से प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर कलर के कारण होता है ये त्रुटि, तो उसको हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। इसके कर्व के कारण, स्फेरिकल ये नेचर के कारण अगर होता है तो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है। अगर ये लेंस किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉमेट टाइप का इमेज बनाता है तो उसको हम लोग कॉमेट एब्रेशन या कॉमा एब्रेशन बोलते हैं। फिर उसी प्रकार से एस्टिग्मेटिज्म भी एक प्रकार का एब्रेशन है। कर्वेचर ऑफ फील्ड भी एक प्रकार का एब्रेशन है और डिसॉर्शन भी एक प्रकार का एब्रेशन है। तो अब तक हम लोगों ने क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन और कॉमेट एब्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर ऑफ फील्ड और डिसॉर्शन। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रिज्म पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एस्टिग्मेटिज्म पढ़ते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म भी कुछ कॉमेट एब्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन वो समानता सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए होता है, इमेज में नहीं होता है। इमेज में यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक कन्वेक्स लेंस है और यहां पर हमने ये मेन एक्सिस ड्रॉ किया। मेन एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सिस पर नहीं लेकर इससे कुछ दूरी पर लिए। यहां से अगर मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाता है तो वो फोकस से होते हुए निकल जाता है। दूसरा जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेने के बाद हम लोगों को यहां पर इमेज मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं, ये रे में थोड़ा बड़ी है, यहां पर बनाया। ठीक है, दूसरा अगर मान लेते हैं ये फोकस से होकर गुजारते हैं, तो हम लोगों को फाइनली यहां पर इमेज मिला। आइडियली हम लोगों को यहां पर इमेज मिलना चाहिए और इसी तरह का मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्लेन पे ये अलग अलग इमेज मिलता है। ये जहां पर इमेज मिला ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। यहां पर एक और हम लोग ऐसा एक प्लेन बनाते हैं। जब दूसरा रे लेके जाते हैं, मतलब एक रे यहां से लेते हैं और एक रे यहां से लेते हैं, तो अगर ये रे भी यहां पर कटता तो हमको शार्प इमेज मिलता। इमेज जो था वो काफी क्लियर होता
और क्योंकि सारे के सारे रे एक ही पॉइंट पे फोकस्ड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर कट रहे हैं, तो इमेज काफी क्लियर होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये कहीं और कटेगा। ये जो है ये करीब करीब यहां पर और ये यहां पर कटेगा। अब जो है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां से लेकर और यहां तक, तो ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है और यहां पर वर्टिकल प्लेन हो जाता है। और यहां से लेकर यहां तक जो इमेज मिलेगा उसका हर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, हर पॉइंट पे हम लोगों को अलग अलग पैटर्न का इमेज मिलेगा। मतलब अगर यहां पर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा इमेज मिलेगा। उससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को इस तरह का इमेज मिलेगा। उससे कुछ और आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा और ऐसे होगा। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मे बी किसी पॉइंट पे ऐसा मिलेगा। उसके बाद और बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। यहां तक ये इंक्रीज किया, अब ये डिक्रीज करके क्या फिर ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये वर्टिकल हो जाएगा। अब इसका शेप अब दबना स्टार्ट होगा। अब ये इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके का होगा, फिर लास्टली हम लोगों को ऐसा मिलेगा। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ये यहां से यहां तक स्प्रेड कर दिया। यहां पर इमेज मिलेगा, क्लियर होगा और बाकी की तुलना में यहां पे क्लियर होगा, लेकिन यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक ये फैलता हुआ महसूस होगा। ये इमेज जो है फैला हुआ, तो पूरा का पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ यहां पर इमेज हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये इमेज को क्या किया गया? बिखेर दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन के बीच में। ये इमेजिनरी प्लेन हम लोग ले रहे हैं, ये होता नहीं है। यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन हम लोग ड्रॉ किए हैं और वहां पे देखें कि इमेज का पैटर्न हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होकर वर्टिकल तक मिला। तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर देने के, है ना, ये किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर कोई लेंस स्प्रेड कर देता है कुछ डिस्टेंस तक, तो ये जो एरर है लेंस का ये कहलाता है अस्टिग्मेटिज्म। ये भी एक प्रकार का एब्रेशन ही है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। Spreading of image of a point object, spreading of image of a point object through a lens along इसके इमेजिनरी प्लेन पे along its imaginary plane is called एस्टिग्मेटिज्म, है ना। ये भी एक प्रकार का एब्रेशन होता है ना। किसी चुने हुए काल्पनिक तल में किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यदि फैलता हुआ महसूस होता है या फिर फैलता हुआ प्राप्त होता है, फैला हुआ इमेज प्राप्त होता है, तो लेंस के इस त्रुटि को, इस एब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो ये तो कारण हो गया, सॉरी ये पहचान हो गया। अब कारण जो है, कारण क्या हो सकता है?
तो कारण देखिए, सारे लेंस में मार्जिनल रे और पैराक्सियल रे के कारण बहुत सा एरर होता है ना। और ये नेचुरली लेंस जो है इस तरह का प्रॉपर्टी हर लेंस में होता है। अब इसका क्योर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे सुधार सकते हैं? तो इसको सुधारने के लिए हम लोग इसको और कर्वेचर ऑफ फील्ड का जो एब्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी, दोनों में सेम प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। इसको सुधारने के लिए हम लोग एक प्रॉपर स्टॉप को यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रॉपर स्टॉप यूज करके, और इस एरर को, इस एब्रेशन को रिमूव करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो ये हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाता है कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखिए एक फैला हुआ इमेज हम लोग को प्राप्त होता है, हर जगह पे, हर लोकेशन पे अलग अलग शेप का इमेज हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट जो है वो है आपका कर्वेचर। कर्वेचर ऑफ फील्ड, ये क्या होता है? कर्वेचर ऑफ फील्ड देखिए, कर्वेचर ऑफ फील्ड में अगर हमारे पास एक लेंस है और इसके सामने हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि कुछ पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा और कुछ पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, लेकिन ये साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट का साइज लेंस के साइज से निश्चित रूप से कम होना चाहिए। लेंस का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसका जो इमेज है, इसका इमेज ये हमको स्ट्रेट नहीं मिलके थोड़ा कर्व मिलता है, ये इस तरीके का मिलता है। रियल होगा तो रियल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और अगर वर्चुअल होगा तो उसको डॉट डॉट लाइन से तो किसी एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट का कर्व इमेज बनाना, ये जो लेंस के द्वारा किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमको कर्व प्राप्त होता है, तो लेंस का ये जो एब्रेशन है ये क्या कहलाता है? कर्वेचर ऑफ फील्ड, है ना। और इसको भी सुधार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर स्टॉप का यूज करेंगे। तो दोनों का क्योर हम एक साथ लिख लेंगे। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। कर्वेचर ऑफ फील्ड क्या होता है? इफ lens makes a curved image of extended linear object, then the aberration is called curvature of फील्ड, है ना। यदि कोई लेंस किसी विस्तारित रेखीय वस्तु का कर्व, है ना, मतलब वक्र प्रतिबिंब बनाता है, तो इस विपथन को हम लोग कर्वेचर ऑफ फील्ड कहते हैं। ये एस्टिग्मेटिज्म और कर्वेचर ऑफ फील्ड दोनों का क्योर हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो एक प्रॉपर, जिस तरह स्फेरिकल एब्रेशन में देखे थे कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम लोग
एक प्रॉपर स्टॉप का यूज करते हैं और वहां से लेंस को वहां पर फिक्स करने के बाद ना उसके आगे ना ही उसके पीछे अगर फिक्स करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को लीनियर ही मिलता है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग क्योर में we use a proper stop at a particular distance to remove it। इसे सुधार करने के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक प्रॉपर स्टॉप का यूज करते हैं जिससे ये सुधार हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ये जो लेंस में जितने भी एब्रेशन हैं उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट को यूज किया, लीनियर ऑब्जेक्ट का यूज किया और अब हम लोग किसी 2D स्ट्रक्चर का यूज करेंगे अर्थात किसी प्लेन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो प्लेन ऑब्जेक्ट के यूज करने से हम लोगों को जो एब्रेशन मिलेगा वो एब्रेशन होगा डिसॉर्शन। देखते हैं कैसे होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग डिसॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डिसॉर्शन होता क्या है। इस कमी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना। मोबाइल में भी इस तरह का ऑप्शन देता है, किसी भी इमेज को डिपेस्ट कर देते हैं या ब्लग्ड कर देते हैं, है ना, फूला हुआ महसूस होता है ना। उस इमेज को क्या करते हैं, बीच वाला पार्ट बाहर की ओर निकल जाता है और किनारे वाला पार्ट क्या होता है, छोटा हो जाता है, या फिर बीच वाला पार्ट छोटा हो जाता है और किनारे वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी लेंस के द्वारा इसका इमेज या तो ऐसा बन सकता है, ये क्या हो गया, ब्लग शिफ्ट, ब्लग, या फिर इस तरह का शेप हो जाता है। ये वाला डिप्रेस्ड नहीं है कि आप तनाव वाला डिप्रेस्ड नहीं है, इसको प्रेशर के द्वारा, है ना, एकदम संकुचित कर दिया गया है। तो किसी 2D ऑब्जेक्ट का या तो ब्लग्ड इमेज होगा या डिप्रेस्ड इमेज होगा, तो इमेज में इस प्रकार का जो कमी आता है वो लेंस के किसी न किसी एब्रेशन के कारण ही होगा और उस एब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉर्शन, है ना। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। ड्यू टू दिस एब्रेशन lens make a blug
डिप्रेस्ड image of a 2D ऑब्जेक्ट, है ना। इस एब्रेशन के कारण किसी 2D ऑब्जेक्ट का ब्लड या डिप्रेस्ड इमेज बनता है लेंस के द्वारा। ये क्यों बनता है? इसके बनने का कारण है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है लेंस के, तो उससे पैरेक्सियल रे भी आ सकता है, मार्जिनल रे भी आ सकता है, और सबका जो रिफ्रैक्शन होता है लेंस के द्वारा वो अलग अलग होता है। हर एक रे जो है अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करता है, और इस कारण से सबका मैग्निफिकेशन अलग अलग हो जाता है। इस पार्ट का मैग्निफिकेशन कुछ और होगा, इस पार्ट का मैग्निफिकेशन कुछ और होगा। जैसे आप ये देखे थे मिरर में, हम लोग ये एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न दिया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे एक मोबाइल है ना, तो इसका इमेज जो है हम लोगों को इस प्रकार से मिलता है। इसका इमेज हम लोगों को इस प्रकार से मिलता है। इसका शेप कुछ और है और इसका शेप कुछ और है, क्योंकि हर रे का अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा, हर रे का अलग अलग जगह पे वो कटेगा। तो इमेज जो भी हम लोगों को मिलेगा वो एक अलग पैटर्न का मिलेगा। इसका इस कॉर्नर का कहीं और इमेज मिलेगा, इस कॉर्नर का कहीं और इमेज मिलेगा, इस कॉर्नर का कहीं और इमेज मिलेगा, और सबको जब मिलाएंगे तो हम लोगों को या तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस कमी को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्शन। ये क्यों होता है? तो मार्जिनल रे, पैरेलल रे या पैरेक्सियल रे जो भी लेंस से होकर गुजरेंगी, सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है, और इस कारण से सबका मैग्निफिकेशन भी अलग अलग प्रकार से होता है। इस कारण से हम लोगों का जो इमेज होगा वो इस शेप का हो जाएगा, ठीक है। और इस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसऑर्शन बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेंस में जितने भी एब्रेशन है वो समझ में आए होंगे, है ना। यहां पर लेंस जो है वो सब कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने वाले, हालांकि उसको कलर में हम फिर से डिस्कस करेंगे जब कलर पढ़ाएंगे। तो ह्यूमन आई जो होता है वो रेड कलर और ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जबकि फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है हमारा जो ह्यूमन आई है उसका प्लेट कौन सा है? रेटिना, है ना। उस पे कौन सा जो स्क्रीन है, उसका स्क्रीन जो है वो है हमारा रेटिना, और उस पे कौन सा कलर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है? तो रेड कलर या ब्लू कलर। लेकिन अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट की बात करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। आप देखते हैं जितने भी मूवी जो है या फिर आप अगर वीडियो बनाते होंगे तो पीछे का बैकग्राउंड गायब करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीन पर्दा का यूज करते हैं। या फिर जितने भी मूवी ये सब जो बनते हैं, है ना, उसमें जो भी सीन जो फिल्माया जाता है तो पीछे स्क्रीन लगा दिया जाता है ग्रीन कलर का, और उस पर शूटिंग होता है ताकि उस स्क्रीन को उसको एब्जॉर्ब कर ले फोटोग्राफिक प्लेट, और उसकी जगह पे आप कोई दूसरा जो स्क्रीन है, मूवेबल स्क्रीन जो है उसको लगा सके, कोई दूसरा सीन लगा सके, है ना। तो ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कैमरा है, फोटोग्राफिक कैमरा है ना, उसका जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है वो या तो ग्रीन कलर के लिए या फिर वॉयलेट कलर के लिए बहुत ही अधिक सेंसिटिव होता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म से संबंधित क्या क्या हम लोग टॉपिक पढ़ सकते हैं, है ना। आज उसके रिफ्लेक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रिज्म पर आते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये प्रिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चर देखिए प्रिज्म का। ये हम 2D स्ट्रक्चर बता दें।
इसका 3D स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। ठीक, ये ऐसे हो सकता है इसका 3D स्ट्रक्चर। अब ये 2D की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है प्रिज्म, इसमें एक ये सरफेस हो गया, सरफेस है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा उसके पीछे। अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रे जो है एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी, है ना। मे बी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस सरफेस से जाए या फिर इस सरफेस से जाए। तीनों का तीनों सरफेस जो है, जिधर से भी ये जा सकता है, वो क्या है, प्लेन है। सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है। लेकिन एक चीज है कि ये तीनों में से कोई भी सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर हम प्रिज्म को डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम विच इंसिडेंट सरफेस एंड, यहां से रे जो इमर्ज करेगा, इधर से करेगा या फिर इधर से करेगा, तो जिधर से भी करे तो इसका एक इंसिडेंट सरफेस है और एक इमर्जेंट सरफेस है। तो विच इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन, जिसका आपतित सतह और अपवर्तित सतह क्या है, समतल है, लेकिन पैरेलल तो नहीं है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। प्रिज्म, है ना, प्रिज्म इज अ transparent shape which incident and refracted surface is plane but not, ये डेफिनेशन इसकी ज्योमेट्री के आधार पे किए हैं, है ना। ये डेफिनेशन इसके ज्योमेट्री के आधार पे किए हैं कि प्रिज्म एक पारदर्शी आकार है ना, ट्रांसपेरेंट शेप है ये, जिसका आपतित सतह और इसके जगह पे हम लोग इमर्जेंट सरफेस लिख देंगे, है ना, जिसका आपतित सतह और निर्गत सतह दोनों क्या है, समतल है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर। हमारे ऑप्टिक्स में जो प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है, तो वो कुछ है इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब 60 60 60। दूसरा है नाइन्टी डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड प्रिज्म। और तीसरा हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म।
इसमें ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, इसका ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल तो ये कुछ प्रिज्म है जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होते हैं, और फिर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के लिए रूल जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म में रिफ्रैक्शन रे डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो एंगल, ये एक बेस हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग बेस, और बेस के सामने वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये है इंसिडेंट सरफेस, ये है इमर्जेंट सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट इस सरफेस पे हम क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एंगल आई हो गया। फिर यहां से ये दूसरे सरफेस पर आपतित होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, R1। ये एंगल क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि पहला सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है यहां पर इस सरफेस पे जब इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ कर लिए और उसके बाद ये देखिए ये इधर से इमर्ज कर जा रहा है। इस रे को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। रे का एक्चुअल पाथ क्या है, ये, और ये कहां से आ रहा है, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए नॉर्मल से ये जो है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा 90 और ये पूरा का पूरा 90 होगा। ये अगर आई है तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, आई होगा, है ना। तो इतना कोण कितना बन जाएगा, पूरे आई में से R1 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है। ये E है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा E, और इतना क्या हो जाएगा, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको E माइनस R2। इस एंगल को हम लोग R2 को बोलेंगे, और चूंकि ये E है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, है ना। तो E में से R2 अगर निकाल देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा E माइनस R2।
ठीक है, ये डेल्टा जो होगा वो I माइनस R1 और E माइनस R2 के सम के बराबर हो। ये हो गया इंसिडेंट लाइट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस प्रकार से हो कि अगर इसको हम लोग अपोजिट कर दें, ये इधर से इंसिडेंट कर रहा है ना, तो इंसिडेंट कर रहा है, और अब हम क्या करते हैं, इमरजेंट रे को इंसिडेंट रे बना दें, तो फिर से अपने पाथ को क्या कर दे, रिट्रेस कर जाए, है ना, मतलब इसी पाथ पर वापस लौट जाए। उस केस में क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा। और उस केस में ये कब होता है संभव, जब I E के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, तब जाकर ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, और जब रिट्रेस करेगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस। और दो सरफेस से, चूंकि होना चाहिए ये इंसिडेंट, लेकिन अगर हम पाथ को फिर से रिट्रेस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इसलिए इसको और इसको एंगल ऑफ हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्शन का पैटर्न। और यहां पर देखिए, ये जो रे ले रहे हैं ये कंपोजिट लाइट नहीं है, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, क्योंकि अगर कंपोजिट लाइट जैसे व्हाइट कलर लेते हैं तो ये स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि सबके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग देखेंगे थिन प्रिज्म का, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।